यूएस के मुताबिक चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी कभी भी इंडियन आर्मी से आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी किस वजह से लद्दाख की लोकल ब्रीड की कुत्तों को ट्रेन करने का फैसला किया गया है। चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को जंग छेड़ने की धमकी दी गई है। गगनयान मिशन में जाने वाले हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस सूट्स को बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। फाइनली चाइना की तरफ से स्वीकार किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 लड़के अभी पीपल लिबरेशन आर्मी के पास मौजूद हैं और इनको अभी वापस करने के लिए सभी कार्रवाई किया जा रहा है। और अंत में भारत की मेन इन्फेंट्री कॉवर्ड व्हीकल की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है, आज की वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सब ये बात जानते हैं कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच किस तरीके का हालात चल रहा है। और आज शाम को एक बार फिर से पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास वार्निंग शॉट को फायर किया गया है और बदले में इंडियन आर्मी की तरफ से भी वार्निंग शॉट फायर किए गए। फर्क सिर्फ इतना था कि जब इंडियन आर्मी की तरफ से फायर किया गया तो पीपल लिबरेशन आर्मी रिट्रीट कर गया था। अब इसी बात को लेकर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से कुछ रिपोर्ट पेश किया गया था और यूएस की बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ से एक स्टडी किया गया जिसके मुताबिक हिमालयन रीजन में चाइनीज आर्मी इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकती है। हालांकि पेपर में देखा जाए तो चाइनीज आर्मी मजबूत है और चाइना के पास बेहतर हथियार है, लेकिन असल जिंदगी के बारे में बात करें तो उसमें इंडियन ट्रूप्स चाइनीज सोल्जर्स के मुकाबले काफी बेहतर है और उनको ऐसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट करने के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है जिसको चाइनीज सोल्जर कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे। और इंडियन आर्मी को चाइनीज सोल्जर्स के मुकाबले जंग लड़ने का ज्यादा अनुभव भी है, जिस वजह से इनिशियल क्लास के बाद हो सकता है जंग की असल रूप को देखने के बाद ज्यादातर चाइनीज सोल्जर सदमे में आ सकते हैं। चाइना का डिफेंस बजट भारत के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है और इसीलिए चाइना के पास बेहतर हथियार मौजूद है। लेकिन वेपन्स के साथ साथ चाइना को भारत के मुकाबले काफी ज्यादा फ्रंट को भी कवर करना है। भारत का सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जबकि चाइना का कई देशों के साथ मतभेद चल रहा है। ऐसे में एक फुल स्केल की कॉन्फ्लिक्ट में चाइना पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। वहीं पर वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की सुखोई या फिर मिराज जैसे फाइटर के मुकाबले चाइना की J-11 या Su-27 काफी पीछे हैं। ऐसे में चाइना की J-10 एक ऐसा फाइटर है जो कि इंडियन एयरफोर्स की मिराज फ्लीट को मैच कर पाएगा। अगर Su-35 Su-30 MKI से बेहतर जरूर है, लेकिन चाइना के पास ये ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं है और ना ही ज्यादा मात्रा में J-20 अभी मौजूद है। दूसरी तरफ अगर सप्लाई चेन की बात करें तो भारत के पास सप्लाई चेन की कोई कमी नहीं है, जबकि जैसे जैसे जंग की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चाइना को एहसास होने लगेगा कि उसके पास जरूरी सप्लाई चेन मौजूद नहीं है और तिब्बत में उसके जो एयरबेसेस हैं वहां से फुल लोड के साथ उसके एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर पाएंगे, जिस वजह से ये हमेशा ही इंडियन एयरफोर्स के फाइटर के मुकाबले कमजोर साइड में रहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए कुछ नेटिव ब्रीड्स के कुत्तों को सिलेक्ट किया गया है और इनको अभी ट्रेन करने का फैसला किया गया है। अभी इंडियन आर्मी के पास जो ट्रेन लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड मौजूद हैं, इनको भी यहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस वातावरण के लिए नहीं बना है, जिस वजह से अगर उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है तो वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जो लद्दाख के नेटिव ब्रीड्स के कुत्ते हैं वो पहले से यहाँ पर रहते हैं, साथ ही उनको यहाँ पे ऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि पहले से उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस वातावरण के लिए बना हुआ है। इनमें से इंडियन आर्मी की तरफ से 3 लोकल ब्रीड्स के कुत्तों को सिलेक्ट किया गया है। इनमें से सबसे पहले बकरवाल ब्रीड है, दूसरे नंबर पे तिब्बतियन मस्तीफ है और तीसरे नंबर पे यहाँ की लोकल फेरल डॉग्स को सिलेक्ट किया गया है। इनमें से बकरवाल ब्रीड लद्दाख का ब्रीड है और जब इनको ट्रेनिंग दिया गया तो ये पाया गया कि ये कुत्ते काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहे थे और किसी भी मिलिट्री गार्ड डॉग की रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। आमतौर पर इनको मिलिट्री पोस्ट में डिप्लॉय किया जा सकता है और अगर ये किसी भी तरह की संदेहजनक एक्टिविटी को देखते हैं तो ये तुरंत ही अलर्ट कर देते हैं। तिब्बतियन मस्तीफ की बात करें तो ये काफी ताकतवर कुत्ते होते हैं और इनको लद्दाख के बर्फीले एरिया में कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में काफी मदद कर सकते हैं और इन्हीं के साथ ही बकरवाल कुत्तों को भी इसमें डिप्लॉय किया जा सकता है जो कि इन्हीं के ब्रीड से डिराइव हुए हैं। और एंड में लद्दाख के जो फेरल डॉग्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि इनकी सूंघने की क्षमता काफी खतरनाक है और इसी वजह से इनको भी माइन डिटेक्शन रोल के लिए डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा इनको एवेलांच रेस्क्यू ऑपरेशन में भी डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता इतनी बेहतर है कि ये 20 से 30 फीट बर्फ में दबे इंसान को भी आसानी से खोद के निकाल सकते हैं। अब इंडियन आर्मी इसके लिए लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड को डिप्लॉय करती है, लेकिन लद्दाखी ब्रीड्स इस क्लाइमेट के लिए और ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। इंडियन आर्मी अपनी डॉग स्क्वाड को 8 अलग अलग तरह के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करती है। इसके लिए अलग अलग कुत्तों को ट्रेन किया जाता है। 2019 की जुलाई से अभी तक हमारी डॉग स्क्वाड की तरफ से लगभग 53 सक्सेसफुल ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा चुका है, जिनमें से 30 बार आईडीज को रिकवर किया गया है, 5 बार उन्होंने सुअरों को स्पॉट किया था जिनको इंडियन आर्मी ने ठिकाने लगा दिया है, और 14 बार इन्होंने अलग अलग जगहों में छुपे हुए एमुनिशन का पता लगाया था जिनको नष्ट कर दिया गया है। अभी हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी अभी भारत से ट्रेन किए गए कुत्तों को खरीदना चाहते हैं और साथ ही अपने आर्मी को भी भारत में डॉग हैंडलिंग की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। जैसे कि कल से भारत और चाइना के बीच तनाव थोड़े बढ़ने लगे थे। इसी दौरान चाइना की तरफ से भारत को यह धमकी दिया गया था कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होता है तो भारत इसको कभी भी जीत नहीं सकता है। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को जंग की धमकी दी गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भारत को यह धमकी दिया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी जंग होता है तो वो इस बार 5th जनरेशन की वॉरफेयर टैक्टिक्स को अप्लाई करने वाले हैं और भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर को छेड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है जो कि अभी मल्टीपल मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन अगर उसे जंग करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। अब ये भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे थे। किसी बीच अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि इनकी होश उड़ाने वाली है। अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने अभी पाकिस्तान के साथ तुरंत लाइन की इशू को उठाया है। अफगानिस्तान का कहना है कि 1893 से अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक लाइन ड्रॉ किया गया था और इसे उस वक्त ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच बेहतर संबंध को बनाए रखने के लिए ड्रॉ किया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ तो इसी लाइन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के तौर पर मान लिया गया, जबकि इस बात को लेकर अफगानिस्तान खुश नहीं था और इसको लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई बार बातचीत होने की भी कोशिश की गई है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि ब्रिटिशर्स के साथ उनका जो डील हुआ था उसके मुताबिक दुरंत लाइन 100 साल के लिए वैलिड था। पहले पेशावर अफगानिस्तान का विंटर कैपिटल हुआ करता था और अभी वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को भी अपना क्लेम कर रहे हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये अभी तक उनका जो बॉर्डर इशू था ये भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था। यहाँ तक कि जो ऑफिशियल बॉर्डर डिस्कशन हुआ था वो अफगानिस्तान और भारत के बीच हुआ था और तब जाके पाकिस्तान पैदा हुआ था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के इलाकों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया गया था। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की VMP-2 व्हीकल्स को लेके है। चाइना के साथ बढ़ रही तनाव की वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने VMP-2 व्हीकल्स को अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। इसके लिए अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला गया है जिसमें सभी इंडियन वेंडर्स को नोटिफाई किया गया है। इसमें VMP-2 व्हीकल्स को मेनली नाइट फाइटिंग रोल के लिए मॉडिफाई करने का फैसला किया गया है। आर्मी की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट की बात करें तो इसमें VMP-2 व्हीकल हमारा मेन व्हीकल है, लेकिन अभी इसकी मेन आर्मामेंट की जो साइटिंग सिस्टम है इमेज इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि काफी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है और आज की दौर की लड़ाई के लिए बहुत ही पुरानी हो चुकी है। इसीलिए अगर हम इसी के साथ चाइना के साथ हेड टू हेड फाइट करते हैं तो हमारे पास काफी लिमिटेशन होने वाली है। इसीलिए अभी हमारे VMP-2 व्हीकल्स में मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। साथ ही इसको अभी रात में भी ऑपरेट करने लायक बनाने का फैसला किया गया है कि आज की मॉडर्न डे वॉरफेयर में जंग हमेशा रात में होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए अभी आर्मी की तरफ से अपने 811 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और अभी इनको 3rd जनरेशन की थर्मल इमेजर बेस्ड साइट्स के बदले मॉडर्न थर्मल इमेजर बेस्ड कमांडर साइट से रिप्लेस करने का फैसला किया गया है। इसके लिए अभी सभी वेंडर्स को 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है जिसके अंदर वो अपने अपने बिड को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में अभी काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि अगर सब कुछ सही तरीके से चलता है तब भी 2 सालों तक इसकी टेस्टिंग होने वाली है और 2023 तक ही अपग्रेड किया हुआ VMP-2 व्हीकल इंडियन आर्मी में शामिल हो सकता है। अभी हाल ही में ही 156 VMP-2 व्हीकल्स के लिए भी ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वो सभी पहले से ही मॉडर्न सिस्टम के साथ इक्विप होकर आने वाले हैं। लेकिन हमारे वर्तमान के जो VMP-2 व्हीकल्स हैं ये रात में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और लेकिन इनमें से कुछ व्हीकल ऐसे हैं जिनको मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम से इक्विप किया गया है।
अगला अपडेट गगनयान मिशन को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2022 तक इसरो अपनी गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाला है, जो कि पहले से ही चाइनीज रायते की फैलने की वजह से काफी डिले हो चुका है। फरवरी से ही रशिया में भारत के एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दिया जा रहा था और अभी उनमें से 4 कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है। रशिया की ग्लैप्कोमस के साथ पहले से इंडियन एस्ट्रोनॉट के लिए जरूरी इंडिविजुअल इक्विपमेंट को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका था और अभी रशिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटरप्राइजेस वेस्टा की तरफ से इंडियन एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस सूट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया गया है। ये रशियन स्पेस एजेंसी रोसमोकस का एक पार्ट है और अभी सोमवार से इंडियन एस्ट्रोनॉट के लिए यहाँ पर स्पेस सूट्स को बनाने की प्रक्रिया शुरू किया गया है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। एक तरफ लद्दाख में भारत और चाइना की ट्रूस के बीच आमना सामना चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इंसानियत के नाते चाइना को 13 यक्स और उनके 4 बच्चे हैंडओवर किए गए हैं। ये सब गलती से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके इंडियन साइड में चले आए थे और 31 अगस्त से अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कमिंग एरिया में घूम रहे थे। इनको अभी हमारी आर्मी की तरफ से ऑफिशियली चाइना को हैंडओवर किया गया है और इसके लिए चाइना की तरफ से भारत को धन्यवाद भी किया गया है। अब यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से जो किया गया था, इससे ये साबित होता है कि इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। लेकिन 2 दिन पहले ही पीएलए यानी कि परमानेंट लूजर आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से हमारे 5 इंडियंस को अगवा कर लिया था और जब वही आर्मी जिन्होंने अभी इनके भैंसे और बछड़े लौटाए हैं चाइनीज आर्मी से ऑफिशियल लेवल में हमारे 5 लोगों के बारे में पूछे तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन सामान्य कुछ बर्तन गिरने वाली आवाज जैसी नाम है उनका, तो उन्होंने ये बताया कि पहले तो वो ये नहीं जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश क्या है और जिसको भारत अरुणाचल प्रदेश कहता है वो सदर्न तिब्बत का हिस्सा है और वो चाइना का पार्ट है। साथ ही वो उन 5 लोगों के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे जिनको लौटाने के लिए अभी इंडियन आर्मी की तरफ से उनको रिक्वेस्ट किया गया था। लेकिन मजे की बात तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले ही चाइना की तरफ से ये बताया गया कि उनके पास वो 5 लोग अभी मौजूद हैं और अभी वो जल्दी उनको इंडियन आर्मी को हैंडओवर करने वाले हैं, जिसके लिए ऑफिशियल कार्रवाई किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।